एनर्जी का संकट हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, और उसका जो इम्पैक्ट है साफ तौर पर भारत पर भी दिख रहा है। घरेलू जो एलपीजी है, गैस लाइन के लिए लोग कतार में खड़े हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के लिए भी लाइनें बढ़ती जा रही हैं। सरकार कह रही है कि पैनिक नहीं होना है, लेकिन सरकार के बयान कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि जनता पैनिक हो रही है। अब सच्चाई क्या है? जनता को कोई बरगला रहा है, या सरकार के बयानों से ही जनता परेशान हो रही है और वो पैनिक बाइंग में लगी हुई है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी जुड़ गए हैं। संजीव श्याम कौशिक जी हैं, बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही खेमचंद जी हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी के नेता हैं। खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ में बंगलोर से हमारे साथ सीमा जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं संजीव जी से। संजीव जी, सरकार कह रही है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमारे पास गैस, एलपीजी को कहें या फिर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में, भंडार पूरी तरीके से है। लेकिन फिर भी परेशानी बढ़ती जा रही है। आप जान सकते हैं, लाइन जो लग रही है वो लंबी लाइन लग रही है। इसकी क्या वजह आप समझ पा रहे हैं? ये सरकार की स्थिति पर एक शेर हमें याद आता है। दाग दहलवी कहते थे कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ दिखते भी नहीं और कुछ दिखता भी नहीं। सरकार जब आके कहती है सदन में, निचले सदन में, ऊपरी सदन में, उच्च सदन में आके कहती है और बैठक सर्वदलीय बैठक करती है, तो निश्चित तौर पर यह बात जब लोगों के बीच में जाता है कि सरकार की तरफ से या देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी लाइन में कोरोना काल से तुलना करते हुए यदि अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो कल्पना कीजिए कि कोरोना में हिंदुस्तान के लोगों ने क्या झेला है। वो कोविड के दौर में हमने देखा है कि किस तरह से लोग बेतहाशा गांव की तरफ भागते, नंगे पांव, पैदल, बसों में, ट्रेन में छुटते। वो कल्पना जब करते हैं तो निश्चित तौर पर दिल धड़कने लगता है कि भगवान न करे कि उस तरह की नौबत आए। लेकिन संकट की स्थिति तो है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अब ठीक है, देश की मुख्य धारा की मीडिया यदि उस पर चर्चा नहीं कर रही है, यदि नहीं दिखा रही है तो नहीं दिखा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने जहाँ पे रहते हैं, यदि आप अपने गैस डीलर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी लंबी कतारें हैं और कितने आसानी से आप गैस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़े शहरों की बात नहीं, छोटे शहरों, कस्बों और गाँव में चले जाए तब तो वहाँ पे जो दिन यहाँ पहले 21 से 25 हुआ, गाँव में 45 की बात हो रही है। 14 किलो से 14.5 किलो से 10 किलो गैस की बात हो रही है, एलपीजी की बात हो रही है। कहीं भी कमर्शियल सिलेंडर आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे तो ढाबे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, होटल बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच तो ये भी है कि यदि आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखेंगे तो बड़े शहरों से लोग गांव की तरफ पलायन करते हुए आपको दिखाई देंगे। हालात बिल्कुल। संजीव जी, खेमचंद जी से शुरुआती मतलब मैं इनका रिएक्शन जानना चाहूंगा। खेमचंद जी, सरकार की तरफ से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रवक्ता सुजाता जी रोज हमें बता रही हैं कि कितने टैंकर आए और एलपीजी, पेट्रोल, डीजल का स्टॉक है हमारे पास, पर्याप्त है। लेकिन हकीकत क्या है? ये लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं, ये तो एक अफवाह का विषय है। कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंटेंशनली अफवाह फैला के राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। पूरे विश्व में प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन बाधित हुई है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन भारत के पास सफिशिएंट रूप से ऑयल है, फ्यूल है, 60 दिन से ज्यादा का स्टॉक है। हमारे पास लोकल प्रोडक्शन है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इथेनॉल मिलाया जा रहा है 20% के आसपास। तो इथेनॉल की वजह से भी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हुई। आज हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के यूज की वजह से आज इलेक्ट्रिसिटी की जो उपलब्धि है, फ्यूल जो एनर्जी की उपलब्धि है, वो आज काफी है। ऐसा नहीं, पहले तुम देखते थे कि आज से 15-20 साल पहले जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जनरेटर से बिजली का उपयोग होता था। आज ऐसा नहीं, आज बल्कि जो फ्यूल से या गैस से जो इक्विपमेंट चलते हैं उनके अल्टरनेटिव आज बिजली से चलाए जा रहे हैं। तो बिजली के इंडक्शन, चूल्हे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर गैस की सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उठते भी नहीं। मैं आप उसी पे आ रहा हूँ। तो जो जहाँ लाइन वाइन लग रही है वो कुछ जगह है, 1-2-4 जगह है, वो अफवाह की वजह से। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आज भारत की इकोनॉमी, भारत की जो डीजल, पेट्रोल और गैस की जो उपलब्धि है, विश्व में सबसे ज्यादा बेटर स्थिति में है, क्योंकि भारत की जो सरकार है एक मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार होने की वजह से हमने अल्टरनेटिव जगह से भी, और इवन जो ईरान का जो एक बहुत ही सकरा आप कह सकते हैं एरिया है जहां से सारे जहाज निकलते हैं, वहां से भी हम लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी की वजह से अपने जहाजों को निकाला है, जिसमें फ्यूल भी था, गैस भी था। और मैं ऐसा समझता हूँ प्रॉब्लम पूरे विश्व में है क्योंकि युद्ध चल रहा है,
लेकिन भारत की अच्छी सरकार होने की वजह से चीजें मैनेजेबल है। खेमचंद जी, बिल्कुल युद्ध का समय है और हालात बहुत ही खराब हैं और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर है, भारत पर ही नहीं है। लेकिन सवाल जो हम उठा रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि पैनिक बाइंग नहीं करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि शुरुआत में ही जब सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग को बैन कर दिया, पैनिक यहीं से शुरू हुआ कि आखिर सरकार इस पर रोक क्यों लगा रही है? अगर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है तो कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बैन क्यों हो रही है? दूसरा कि जो बुकिंग का ड्यूरेशन था उसको बढ़ा दिया गया 10 दिन के लिए, ऐसा क्यों हुआ? समस्या तो वहीं से, पैनिक तो वहीं से शुरू हुआ। तो क्या सरकार ने पैनिक किया या अफवाह फैलाया जा रहा है? इसमें इन दो बातों का ध्यान रखा जाए। खेमचंद जी, देखिए, सरकार ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जो कंपलसरी है, हम घर में भी करते हैं। जब हमें पता होता है, जब अगर आप गांव में रहे तो पहले जिनके छोटे खेत हुआ करते थे, छोटा भंडारण हुआ करता था, जैसे ही दिसंबर का महीना आता था वहां पे वो अल्टरनेटिव गेहूं की जगह बाजरे का उपयोग करते थे या किसी और चीजों का उपयोग करते थे, क्योंकि गेहूं आने में 3-4 महीने लगेगा तो स्टॉक कम हो सकता है। तो जब भारत को पता है कि पूरे विश्व में विषम परिस्थिति है, स्थिति और ज्यादा खराब हुई, तो हमारी जो तैयारी पूरी रहे, तो इसीलिए जो कॉमर्शियल पे कट किया, तो कि वो इंटेंशनली किया कि सप्लाई बाधित है। हम ये नहीं कह रहे कि जितनी सप्लाई पहले हो रही थी उतनी सप्लाई बिना किसी रोक टोक के हो रही है, नहीं, लेकिन हमारी हो पा रही है, दूसरों की तो हो भी नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में वो पैनिक नहीं था, वो प्रिकॉशनरी स्टेप था। और जो ड्यूरेशन भी बढ़ाई वो इसलिए बढ़ाई, बहुत सारे लोग जिनके पास मल्टीपल सिलेंडर है वो ना चाहते हुए भी, ना जरूरत के भी उसका भंडारण कर रहे थे। तो भंडारण से जो सिस्टम है उसमें प्रेशर आएगा जब स्थिति खराब है, और एक आर्टिफिशियल अगर प्रेशर बनेगा तो उससे चीजें खराब होने की संभावना होती है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि सरकार के स्टेप से ऐसी स्थिति आई, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग समझ गए कि भारत में स्थिति कंट्रोल में है, अल्टरनेटिव सिस्टम्स भी हैं। अगर कहीं 19-20 जगह कहीं प्रॉब्लम भी है, मैं आपको खुद अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। कल मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, तो वहां पे एक ढाबे पे हम लोग खाने के लिए रुके, तो उन्होंने कहा ठीक है कि भाई गैस की सप्लाई की वजह से कुछ 19-20 प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ काम हम गैस पे कर रहे हैं, बाकी हम तंदूर का उपयोग कर रहे हैं और तंदूर पे चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीमा हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हैं, पत्रकार हैं। सीमा, क्या लग रहा है, खेमचंद जी जो कह रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर को रोका गया वो सिर्फ इसलिए कि एलपीजी की सिलेंडर जो घरेलू खपत है वो बाधित ना हो, इसके अलावा वो पैनिक का इरादा नहीं था, लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो राहुल गांधी ने कहा कि पीएम खुद पैनिक्ड है, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, इससे पहले आज तक जब भी कोई संकट आया, चाहे वो कोरोना का संकट है, मोदी जी का हमेशा होता था सब चंगासी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार खुद कह रही है तैयार रहो। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब देश में संकट आता है तो राष्ट्रभक्ति ये होती है कि हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करें, सब लोग प्रभावित होंगे। जब वो जो सरकार जो कभी ये मानती नहीं थी कि किसी संकट में वो फंसी है, वो सरकार आपसे कह रही है तैयार नहीं है, कोरोना जैसी स्थिति हो सकती है। और जो लोगों ने जब तैयारी की, जब कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, और उस वक्त का कोरोना देखा, तो आज लोगों का घबराना तो बनता ही है। इसलिए घबराहट है लोगों में। जो सरकार जो कभी ये मानती नहीं थी कि हम किसी संकट से निपट नहीं सकते, वो सरकार आपको कह रही है तैयार रहिए, तो लोगों का घबराहट तो बनेगी। क्या सच में जो संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया, राज्यसभा को संबोधित किया, और उस दौरान जो उन्होंने कहा तैयार रहें, कोरोना जैसा भी माहौल हो सकता है, आपको लगता है कि ये इससे कुछ परेशानी हो सकती है, आम जनता को समझने में गलती हो सकती है? संजीव जी। नहीं, अब देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उस बात को यदि संजीदगी से जनता न ले तो किसके बात को संजीदगी से ले? ये बात बिल्कुल सीमा सही कह रही है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कम से कम की स्थिति बेहतर नहीं है, चिंताजनक है, और स्थितियां बिगड़ सकती है यदि युद्ध और लंबे समय तक खींचता रहा तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। लेकिन कैसी तैयारी होनी चाहिए? कल सर्वदलीय बैठक होना तो ये चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जब 2 सदनों में इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, तो उनको होना चाहिए था, निश्चित तौर पे होना चाहिए था। उनको देश के एलओपी को भी होना चाहिए था। लेकिन देश के एलओपी ने पहले ही कहा, जिस तरह की स्थिति थी उन्होंने पहले ही कहा कि सब कुछ मैनेज्ड है, सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड है, उसमें कुछ चर्चा ही नहीं करनी है, केवल एक खाना पूर्ति भर है। वो आएंगे, कुछ बातें रखेंगे और कहेंगे और चले जाएंगे।
सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा यदि ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, बैठक में बुला रहे हैं, तो सवाल जवाब हो तब तो विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष तो सवाल करेगा ही, जब सवाल करेगा तो आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहा है। संजीव जी सवाल ये भी था कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के जैसे हालात हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं, हो सकते हैं, तो ये चिंता की बात तो है। आम जनता क्या समझेगी, पैनिक कैसे होता है? मुश्किल यही है कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उन्हीं के बातों को यहाँ खेमचंद जी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि स्थिति बेहतर नहीं है, आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खतरनाक भयावह हो सकती है यदि ये युद्ध लंबा खिंचा तो। लेकिन यहाँ सच बात यह है कि ये भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खेमचंद जी जमीन पे काम करने वाले लोग नहीं है, जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि स्थितियां क्या है। इनको पता है कि यदि ढाबे बंद हो रहे हैं तो क्यों बंद हो रहे हैं, शहरों में होटल बंद हो रहे हैं तो क्यों बंद हो रहे हैं। यदि ईंधन, सीधी सी बात है कि यदि ईंधन और ऊर्जा का यदि दाम बढ़ जाता है, यदि इंडस्ट्रियल चलाने वाले जो डीजल होते हैं उसके दाम में यदि 22 रुपए वृद्धि हो जाती है, यदि आपके गैस पर दाम बढ़ जाता है, उसका वजन कम करने की बात हो रही है अभी, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति सामान्य नहीं है। आप इस चीज को समझिए, और स्थिति सामान्य नहीं है तो यदि विपक्षी पार्टियों को यदि आप सर्वदलीय बैठक में बुलाते हैं तो इसकी गंभीरता को समझते हुए कल तो देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए उसमें। ऐसी कौन सी काम, मतलब किस काम में वो बिजी थे जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहिए था उनको। ये संजीव जी का सवाल आपने सुना होगा कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और प्रधानमंत्री जी खुद इसको बहुत बड़ा संकट मान रहे हैं तो वो मौजूद क्यों नहीं थे, ये सवाल तो है ही। दूसरा कि जो उन्होंने संसद में कहा कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, सबको तैयार रहना चाहिए, तो आपको लगता नहीं कि इससे लोग डरेंगे या इससे पैनिक बाइंग बढ़ेगी? खेमचंद जी नहीं, पैनिक बाइंग नहीं बढ़ेगी, लोगों को पता है। आज लोग देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हालत इवन अमेरिका में जो फ्यूल के रेट है ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। पाकिस्तान में क्या हाल है, बांग्लादेश में क्या हाल है, हमारे पड़ोसी और देशों में क्या हाल है, पूरे मिड वेस्ट में आज सिर्फ इजराइल और ईरान में युद्ध नहीं है, पूरे मिड वेस्ट में वो फैला हुआ है। दुबई तक जो हमारे यहाँ के अमीर लोग सोचते थे कि हम दुबई में जाके अपने ऑफिस खोलेंगे, काम खोलेंगे, वहां भी स्थिति ऐसी है कि वहां से भाग के भारत में, तो भारत की स्थिति आज ऐसी। खेमचंद जी सुनिए, मिडिल ईस्ट में बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है, अमेरिका परेशान है, वहां बढ़ना तो जाए, यहाँ कौन सा बम गिर रहा है, यहाँ पे तो बहुत डिस्टेंस है, यहाँ पर अटैक कोई डायरेक्ट तो है नहीं, हम इन्वॉल्व भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ कौन सा बम गिर रहा है, हम यहाँ पे गिरने वाले बम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा 80% जो फ्यूल इंपोर्ट होता है, लेकिन इस सरकार के फ्यूचरिस्टिक विजनरी स्टेप्स की वजह से डिपेंडेंसी कम हुई। 20% इथेनॉल हमारा सेल्फ प्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, लगभग 350 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। उसकी वजह से जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी वो कम हुई। कोयल हमारे यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया गया है, हमारे पास अपनी सप्लाई है, अल्टरनेटिव्स और भी हैं, और गवर्नमेंट के पास 2 महीने से ज्यादा का स्टॉक फ्यूल का है। गैस का भंडारण क्योंकि हो नहीं सकता लंबे समय तक, तो उसका भी लिमिटेड है। अब गैस की सप्लाई के लिए हमें जो एक पासवे है, वहां पे हम लोगों ने ईरान से बात की, औरों से बात की, और हमारे जहाज अभी भी वहां से निकल रहे हैं। अल्टरनेटिव सप्लाई के लिए हम लोगों ने रशिया से भी बात की है, इवन अर्जेंटीना और ब्राजील उधर से भी बात की है। तो हमारी गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए हुए। नहीं, मैं आप प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है, ये समय वो है जब हम सबको एक साथ मिलके, तो हमें अननेसेसरी पैनिक फैलाना, झूठ फैलाना, ये चीजों से बचना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो प्रिकॉशनरी स्टेप ले रही है जो कंपलसरी। अभी ये नहीं पता कि स्थिति और कितने बिगड़ जाए। अभी पता चला कि ईरान और ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से पड़ोसियों पे अटैक करना शुरू कर दे, जो अभी हमारी सप्लाई हो रही है वो और बाधा हो जाए। हम ये तो नहीं कह रहे कि 100% हमारा जो कंजम्पशन है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा तो हम नहीं करें, लेकिन उसकी मैक्सिमम जितना भंडारण हो सकता है, सप्लाई हो सकती है, वो सरकार उसको सुनिश्चित कर रही है। तो अभी जो सरकार ने जो स्टेप लिए हैं वो पैनिक फैलाने के लिए नहीं, पैनिक को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए कल आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सभी सीएम से भी बात करने वाले ही। तो इसमें टीम इंडिया एक्टिव हो रही है, ना कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी। टीम इंडिया इज इम्पोर्टेंट, और लेकिन एक अच्छी सरकार, मजबूत सरकार, विजनरी सरकार की वजह से स्थिति फार बेटर है। अगर यही स्थिति
2014 से पहले होती तो शायद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। जी बिल्कुल ठीक है। सीमा कुछ कहना चाह रही। सीमा, खेमचंद जी की बात आपने सुन ली है, मैं क्या ये कहना चाहती हूँ रिएक्शन? कि जिनको साथ लेकर चलना होता है ना, वो ये आरोप नहीं लगाते कि आप अफवाह फैला रहे हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, उससे वो तो साथ लेके चलना नहीं कहते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं, असल में कहाँ दिक्कत हुई, टीम इंडिया नाम की चीज का मोदी जी को चलाना आता नहीं है, इसीलिए यहाँ दिक्कत हो रही है कि आधे अधूरे मन से आप विपक्ष को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको साथ नहीं लेके चल रहे हो। अगर आप में इतना होता, आप सीधा संवाद करते ना, आए थे ना आप कोरोना के टाइम पे टीवी पे, आप आते लोगों से कहते कि भाई आप एक वक्त का खाना कम बनाइए, एक वक्त में 3 वक्त का खाना बनाइए, इस तरीके की चीजें होती। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि हमारे पास सब कुछ है, आप पैनिक मत करिए, लेकिन दाम बढ़ जाते हैं। अब ये जो कमर्शियल सिलेंडर वाला मामला है, इस बार इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि जो काम वाले आपके यहाँ आते हैं ना, इनके घर नहीं होते, तो ये सारे कमर्शियल सिलेंडर्स खरीदते। ये सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं होता है, ये गरीब लोग भी यही खरीदते हैं। और मैं खुद बता रही हूँ आपको कि मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने 1100 का सिलेंडर 3-3 हजार में खरीदा है, इस मुश्किल में, जिनकी सैलरी पूरे महीने की ही 3,000-4,000 होती है एक घर पे काम करके, वो 3,000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं लोग। इसीलिए इस बार सरकार परेशान है, क्योंकि उसको पता है कि इस बार बिल्कुल निचले तबके पर असर पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि कभी साथ मिलकर काम किया नहीं, इसलिए हो नहीं पा रहा, और इसलिए पैनिक फैलाया जा रहा है खुद से। तो दाम बढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये आप राष्ट्रभक्ति करिए, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? राष्ट्रभक्ति तो सरकार ने इतने टाइम तक तेल कंपनियों को पैसा कमाने का मौका दिया ना इतने सालों से, उस पैसे को अभी थोड़ा सा निकाल लेते। संजीव जी, रास्ता क्या लग रहा है आपको इसमें? जो स्थिति बन रही है इसमें ऑप्शन क्या लग रहा है? सरकार बोल रही है कि हम सब मिलके चलें, साथ एकजुट हो जाएं, पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़े हों, ताकि जो मुश्किल की घड़ी है ये थोड़ी आसान हो जाए। क्या रास्ता, क्या सही लग रहा है कि सब एक साथ हम खड़े नजर आ रहे हैं, या कुछ इसमें भी सिर्फ बोलने वाली बात है? देखिए, 2 बातें हैं। खेमचंद भाई भी नोएडा फिल्म सिटी की तरफ यदि कभी, पता नहीं अभी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यदि आप जाएंगे तो जिस चाय की दुकान पे आप जाते थे और 15 रुपए में जो चाय खरीदते थे या 10 रुपए में जो खरीदते थे, वो 25 रुपए में मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो दुकानदार बहुत ज्यादा कमा रहा है। जब उससे बात आप करेंगे तो वो बताता है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वो बता रहा है कि ये सिलेंडर मैंने 6,000 रुपए में खरीदा है। तो जाहिर सी बात है कि 6,000 में जो सिलेंडर खरीदेगा गैस का और उस पर चाय बना के आपको देगा, तो निश्चित तौर पर 10 के बदले 25 रुपए में बेचेगा वो, तब उसका भला होगा, जो पैसे मिलेंगे उसको। सच्चाई ये है, इससे मुंह मोड़ करके आप बिल्कुल मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कभी कोई नेता, राजनेता, देश के प्रधानमंत्री को जब चुनते हैं, सीधे तो नहीं चुनते हैं, हम पार्टी को चुनते हैं और उसके बाद में पार्टी चुनती है। हमारा नेता दूरदर्शी होना चाहिए। 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की दोस्ती कभी व्यक्तिगत नहीं, दोनों राष्ट्रों के अपने अपने हित सर्वोपरि होते हैं। हमें लगता है कि पिछले 10-12 सालों में जो हमने देखा है, देश अंतर्राष्ट्रीय नीति जो है उसकी, हम ये तो नहीं कह सकते कि समझ नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीति फेल्योर की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप मुझे ये बताए, कोई ये खेमचंद भाई हमें ये बताए कि अयातुल्लाह खुमैनी के मतलब कि मौत के बाद 6ठे दिन जाकर के शोक संदेश लिखने का क्या मतलब था? या तो आप पहले दिन उसके साथ होते और नहीं तो नहीं होते आप। तो आप जब विपक्षी पार्टियां प्रेशर में डालती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको आईना दिखाते हैं कि नहीं, आपने जो कदम उठाया वो गलत कदम उठाया, किसके साथ होना चाहिए, हम किसके साथ रहेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, हम संकट की घड़ी से, जिस हम हार्मोन स्टेट की बात कर रहे हैं वो जलदम से होता हुआ गुजर रहा है। आज तो बड़ी आसानी से बैठ के यहाँ के खेमचंद भाई समझा रहे हैं कि वहां से हमारे जहाज निकल रहे हैं। भाई साहब, 2 जहाज निकले, 92,000 मीट्रिक टन उसमें गैस आया, जो हिंदुस्तान में 1 दिन की खपत है। ईमानदारी की बात तो यही है ना। यदि घरेलू उसमें ऐड कर लेंगे तो 2.5 दिन हो जाता है, घरेलू उत्पादन को भी ऐड करते हैं तो भी। तो सच्चाई तो यही है ना कि उससे वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके पास स्टॉक कितना है उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को आप बताते, तो आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उस दोनों में फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान के लोग बड़े, क्योंकि मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि भयावह स्थिति है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और आने वाले दिनों में लोगों को, ये हमारे बोलने से, सरकार के पास तो इतना बड़ा तंत्र है, पूरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है सरकार के पास, यदि कोई पैनिक क्रिएट कर रहा है, इस तरह से फैला रहा है, विपक्षी पार्टियां इसके पीछे लगी हुई है, आपके पास क्या तंत्र की कमी है क्या?
खंडन कीजिए, लगातार लोगों को बताइए। वहां जहां पे इस तरह के लाइन और अफरा-तफरी का माहौल बना है वहां पे भेजिए। वहां पे तो कैमरा भेज नहीं सकते आप, क्योंकि वो मुख्य धारा की मीडिया दिखा नहीं सकती है। प्रॉब्लम ये भी है कि आप जो स्थिति है उससे देश के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, बाकी लोग उससे नजर मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संजीव जी, क्या ये भी तो एक सच्चाई है कि जो टैंकर यहाँ आए हॉर्मुज से होते हुए, उन्होंने चाइनीज करेंसी में पेमेंट किया है $2 मिलियन, हाँ $US, है ना? तो वो उसमें कौन सी बड़ी बात? ईरान ने पैसे लिए और आपको जाने दिया। ईरान ने कोई दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ाया। उसने बोला कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना सबके जहाज जाएंगे, लेकिन हमने इस बार चाइनीज करेंसी में पेमेंट किया है। उन 3 देशों के युद्ध में हिंदुस्तान को तटस्थ रूप से खड़ा होना चाहिए, और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि शुरुआती दौर से ही हिंदुस्तान का रुझान ईरान के अपेक्षा या ईरान के अगेंस्ट में रहा, जो साफ दिखाई दिया कि आप ईरान के साथ नहीं थे। ईरान के यदि नागरिक मारे जाते हैं, वहां के बच्चों की हत्या होती है, उस पर आप छू शब्द नहीं बोलते हैं, और ईरान के द्वारा किए गए उसके बाद में जो प्रतिक्रिया होती है उस पर आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफा आप झुकना नहीं था किसी एक पक्ष में, खड़े रहते स्टेज पे, हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आपने दिखा दिया आज के वक्त में, यदि ये बात आप कह रहे हैं कि युद्ध किसी के लिए जायज नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। युद्ध किसी के लिए जायज नहीं, खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश की बात आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क युद्ध विराम या उस युद्ध को बंद करने के लिए वो अपना प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तो आज के वक्त में एक ऐसा मौका था कि शायद सचमुच में हम विश्व गुरु होते, बीच में पहल करते, मजबूती से पहल करते। खेमचंद जी, क्या लगता नहीं है कि ये भारत को तटस्थ रहना था, इजराइल के खेमे में जाकर खड़ा नहीं होना था? आपको लगता है कि ये कहीं पर गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं। सबसे पहले तो मैं अभी हमारे भाई जो एग्जांपल दे रहे थे उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल तो कुछ सही देते कि 1000 का सिलेंडर 6000 का। अरे मेरे भाई, इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या है भी नहीं। तो चाहे तो सुन लो मेरे भैया, सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। चाहे तो कोयले से भी बनाई जा सकती है, चाहे तो बिजली का जो इंडक्शन होता है उससे भी बनाई जा सकती है, जिसको बहुत सारे अल्टरनेटिव है। कोई 6 गुना ज्यादा पे करके चाय क्यों बनाएगा? लकड़ी से भी बनाई जा सकती है, कोयले का अल्टरनेटिव है, सब यूज करते हैं। तो इतना भी झूठ मत बोलो कि जो किसी को हजम ही ना हो। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, लेकिन फुटपाथ वाले बिजली का कनेक्शन कहाँ से लाएंगे सर? फुटपाथ वाले बिजली का कनेक्शन नहीं सर, सब पे है बिजली। जहाँ ये फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, वो तो 24 आवर्स सप्लाई करते हैं वहां पे। क्या उनके पास बिजली नहीं है? आप फिल्म सिटी में जाके देख। अरे मेरे भाई, आप फिल्म सिटी में जाके तो देखिए, एक बार घूम के फिल्म सिटी में आप जाके देखिए, वहां पे उनके पास बिजली की व्यवस्था भी है। बिजली की नहीं, तो पहले के लिए किसी ने नहीं रोका। झूठ बोलते हैं। हालात क्या है? अरे मैडम रुक जाओ भाई, आप अपने समय पे बोलना यार, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अननेसेसरी। और बात क्या कर रहे हैं? देखो, पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान तो ब्रोकरिंग कर रहा है, वो तो दलाली कर रहा है। क्या हम दलाली करें? और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मना कर दिया ईरान ने। और ईरान स्पष्ट रूप से भारत के ऑयल टैंकर्स को या गैस टैंकर्स को अलाउ कर रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो उसमें ये करें, भारत के पास भी तो उनका एक खड़ा है, एक जहाज खड़ा है जो उनका वारशिप है। अगर भारत ने छोड़ दिया तो उसको अमेरिका, इजराइल खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है कि भारत की अपनी डिप्लोमेसी नहीं, भारत की अपनी डिप्लोमेसी है। भारत के मजबूत रिलेशन की वजह से, भारत की मजबूत एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी की वजह से, ना तो अमेरिका भारत के खिलाफ है, ना इजराइल के खिलाफ है, और ना ही ईरान के खिलाफ है। कुछ लोग चाहते हैं कि भारत ईरान के साथ खड़ा हो जाए। इजराइल जिसने हमारी हमेशा मदद की है, रिसेंटली टाइम में मदद की है, ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी, हम उसके खिलाफ हो जाए, हम अमेरिका के खिलाफ हो जाए। हम किसी के खिलाफ क्यों? हम ना तो ईरान के खिलाफ होंगे, ना अमेरिका के खिलाफ होंगे। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका हल निकलना चाहिए, और हम किसी भी साइड को क्यों, हम अपने ईरान ने कितना आपके साथ दिया, अगर आप देखोगे 5 साल में किस तरीके के वहां से कमेंट्स आए थे, किस तरीके से रिमार्क्स आए थे। तो हम अपने हितों, 140 करोड़ भारतीयों के हितों के अनुसार काम करेंगे, वही हम लोगों ने किया। हम जहां लग रहा है कि हम अमेरिका को, इजराइल को हमें सीख देनी चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, कर रहे हैं। जहां ईरान के बारे में बोलना हो, ईरान के बारे में बोल रहे हैं। और मुझको जब उन्होंने बाधित किया तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सप्लाई चेन को बाधित करने वाली बात है। लेकिन जहां हमें लगा कि भाई अमेरिका और
इजराइल ने गलत किया वहां वो भी बोला है। तो भारत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। मैं आपको बता दूं, आपके टीवी चैनल और आपके इस शो के माध्यम से सबको आश्वस्त कर देता हूं, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। प्रचुर मात्रा में भंडारण है, सप्लाई चेन अनइंटरप्टेड भारत को मिले उसका भरसक प्रयास किया जा रहा है। अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव एनर्जीज हैं, लोग उनको ले रहे हैं, इंडक्शंस ले रहे हैं। गांव देहात में आज भी जो सिलेंडर है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता। आज भी लोग वहां पे जो कंडे होते हैं, लकड़ी होती है, उससे खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ पे पैनिक की स्थिति ना है, ना होगी और ना ही होने दी जाएगी। हाँ, जो प्रिकॉशन के जो मेजर्स हैं वो लेना जरूरी है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है, वो लिए जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में स्थिति क्या हो हमारे हाथ में नहीं है। युद्ध और कितना लंबा खींच सकता है और कितना भयावह हो सकता है। पता चला कि जो गैस का प्लांट है या जहाँ पे ऑयल के बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, अगर वहीं पे दूसरों ने मिसाइल मार दी तो चीजें लॉन्ग टर्म में स्कैर्सिटी हो सकती है। तो बचा के रखना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही किया जा रहा है। संजीव जी, मतलब मैं चाहूंगा कि आप लास्ट टिप्पणी हो। खेमचंद भाई बोल रहे थे कि हम किसी खेमे में, खेमचंद भाई बोल रहे थे कि हम किसी खेमे में नहीं है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी के साथ में नहीं है। भाई साहब, अमेरिका के अगेंस्ट में और इजराइल के अगेंस्ट में प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट यदि आप हमें सुना पाए, अपने दर्शकों को बता पाए तो सबसे ज्यादा बेहतर। घूमते रह जाएंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाई देगा। साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से इराक के अगेंस्ट में वो भाषणबाजी कर। देखिए, एक सनकी राष्ट्राध्यक्ष की वजह से पूरे इस यूरोप में और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, एक सनक सवार हुई है और आप गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखते हैं। आप ये कहते नहीं है कि तुमने गलत किया। आज जिसने ये युद्ध शुरू किया उसके हलक में ये फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस युद्ध से बाहर निकल जाए। वो लंबी लंबी बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि तो वो निकलेंगे ना, हम क्यों बीच में आधी रोटी पे डाल रहे हैं? हमें क्या जरूरत है? भाई साहब, क्यों हम अमेरिका के खिलाफ बोले, क्यों हम इजराइल के खिलाफ बोले? उस इजराइल के खिलाफ जिसने हमें वेपन्स की सप्लाई की, हमें आर्टिलरी की सप्लाई की, हमें हर तरीके से टेक्नोलॉजी मदद देने का काम किया, हम क्यों उसके खिलाफ जाएं? नाम ईरान के पक्ष में बोल रहे हैं, ना हम इजराइल के पक्ष में बोल रहे हैं। वाई वी शुड टेक अ साइड? नहीं, हम बीच में नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए। कम से कम आंखों में इतनी शर्मो हया तो होनी चाहिए कि कोई किसी को हम अपने घर पे बुलाते हैं, दावत देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, तो इतनी तो क्षमता रखते ही हैं कि जाने के समय फोन करके पूछते हैं कि घर सही सलामत पहुंच गए। आयरिस देना ही तो आया था ना आपके यहाँ, साझा सैन्य। अरे तो आया था, मना करने के बाद वो गया, तो हम क्या करें उसमें? नहीं, कैप्टन भाई बोलने दीजिए। किस कंडीशन में श्रीलंका जैसा छोटा राष्ट्र अपने क्षमता के हिसाब से जितना बन पड़ा उतना जाके मदद किया? आपके पास दो शब्द भी नहीं थे बोलने के लिए इस पे, इतने डर गए आप। एक आदमी लगातार आपको उंगली किया जा रहा है हर मामले में, हर 10 दिन के बाद में कुछ बोलता है। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, उनका राजनीतिक करियर समाप्त नहीं करना चाहते हैं। ये कौन सी दोस्ती है भाई? बोलने से क्या होता है? उसके बोलने से क्या होता है? आप चाहते हो कि कोई बड़बोलापन कर रहा है तो उसके साथ आप जो है एंगेज हो जाओ। भारत अपने एक्शन के साथ दिखाता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो खुद अपने आप में आंतरिक और बाहरी डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। कोई कौन होता है हमें बोलने वाला कि 30 दिन के लिए तुमको रसिया से तेल खरीदने की हम इजाजत देते हैं? एक शब्द भी बोले आप, और यहाँ फूले कुप्पा हो रहे हैं। नहीं, हमने तो खरीदना नहीं बंद किया था, हमारे पास आंकड़े। अरे भाई साहब, जो बोल रहा है कम से कम उसे जवाब तो दो। हिंदुस्तान के लोगों को लगे तो सही कम से कम कि हम एक संप्रभु राष्ट्र में रहते हैं। संजीव जी, खेमचंद जी जो बोल रहे हैं कि उसके बोलने से क्या होता है, उसको बोलने दो। क्या यही बात पीएम भी बोल सकते थे संसद में? क्या दिक्कत है कि बोलने बोला? अरे पीएम ने बोला ना, पीएम संसद में। मैं बता रहा हूँ, अरे सुन लो भैया, बता रहा हूँ। बताइए। जब इनके सो कॉल जो इनके पोस्टर बॉय है, ट्रंप ने ये बोला कि भाई मैंने युद्ध रुकवाया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संसद में खड़े होकर बोला कि युद्ध भारत ने अपनी टर्म्स पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, अपने फायदे के अनुसार रोका गया, ना कि किसी के। दुनिया की किसी भी शक्ति का था, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज क्लेमिंग कि मेरी वजह से, और अदर्स, ना यूरोपियन, ना रशियन, ना कोई मिडिल ईस्ट का कोई भी, और हमने अपनी टर्म्स पे ये संसद में डंके की चोट पे बोला। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। अगर कोई बड़बोलापन कर रहा है तो उसके साथ एंगेज करो। क्यों करो? ये डिप्लोमेसी नहीं होती, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है, ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का साइन नहीं होता है। खेमचंद भाई, स्ट्रॉन्ग जो गवर्नमेंट होती है, ये केजरीवाल स्टाइल में काम नहीं होता है।
ये राहुल गांधी स्टाइल में काम नहीं होता है। सिंसियर जो देश के लिए फायदे के लिए देश के लिए जो काम किया जाता है वो सिंसियरिटी के लिए भी रख दिया जाता है। कुछ नहीं बोलता, जब वो अपनी तरफ से पूरा एक समझौता बता देता है तब आपका प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में खड़े होकर नाम तक नहीं लेता उस देश के नेता का, वो है। और आज आप कह रहे हैं कि दलाल नहीं है हम, तो जब यूक्रेन की वॉर रुकवाने गए थे तब क्या था, वो दलाली नहीं थी, वो भी तो दलाली की थी ना आप लोगों ने, पूरी वॉर रुकवा दी थी। देखिए एक तथ्य इसमें हम और ऐड करते हैं राकेश जी। सच बात यह है कि हिंदुस्तान ने जो सीज फायर की घोषणा की थी उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था। एक पहला तथ्य ये, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को जानते हैं और ट्रंप लगातार ये बात कहता रहा। रात में 8 बजे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे अपने प्रधानमंत्री, पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करने वाले थे। ठीक उसके 20 मिनट पहले उसने वीडियो जारी कर दिया ट्वीट करके कि हमने वॉर रुकवाया। और उसके बावजूद लगातार, उसके बाद भी लगातार बोलते रहे और स्थिति ये आन पड़ी कि विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आप क्लियर कीजिए हिंदुस्तान के लोगों को कि किन परिस्थितियों में, किस प्रेशर में आपने युद्ध रोक दिया। स्थिति ये आन पड़ी कि अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आई, सदन में चर्चा कराने की नौबत आई इस मुद्दे पर। यदि बोले होते तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। सच बात यह है कि संजीव जी बिल्कुल, खेमचंद जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और दोबारा कनेक्ट असल में क्या है राकेश जी, मैं भी एक बात जोड़ना चाहती हूँ। असल में प्रॉब्लम लेकिन वाइंड अप करेंगे हम लोग, सीमा वाइंड अप करेंगे थोड़ा सा। जी बताइए, आखिरी टिप्पणी क्या कह रही हैं आप? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इस बार क्या हो रहा है कि बीजेपी पहले तो हर बार इतनी बातें बोल बोल के सब मना लेती थी, इस बार बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब एक चीज बोलते हैं तो दूसरी चीज काउंटर हो जाती है, जब दूसरी चीज बोलते हैं तीसरी चीज काउंटर हो जाती है। और तीसरी जो असल प्रॉब्लम है वो है कि साथ लेके चलना नहीं आता। आप में इतनी अकड़ है, एक मुहावरा है, गिरे तो गिरे टांग ऊंची, वो वाली प्रॉब्लम है। आप जब कहते हो साथ भी चलो तो आप ऐसे बोलते हो अबे चल साथ आ करके, तो वो कोई नहीं मानेगा। विपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए, जनता को साथ लेके चलना चाहिए। इन्होंने जब जब कहा तैयारी है तब तब देश ने भुगता है, इसलिए बिना तैयारी के क्या भुगतेगी, डर है। और खुद सरकार ये डर पैदा कर रही है ताकि ये जो दाम वाम बढ़े इनको जस्टिफाई किया जा सके, लोग सड़क पे ना उतरे, लोग मान ले कि हाँ किसी तरह युद्ध है तो क्या कर सकते हैं। ये चीज लोगों में डालना चाहते हैं। क्या बस आखिरी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि क्या सच में परेशानी है, पैनिक बाइंग है, लोग कतारों में खड़े हैं पेट्रोल डीजल के, गैस के, तो क्या सरकार जो कह रही है उसका क्या मतलब, क्या मायने मतलब लगता है अगर ऐसा है? सच बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि स्थिति बेहतर नहीं है, तो निश्चित तौर पे बेहतर नहीं है। उनके प्रवक्ता चाहे सरकार की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, वो टीवी चैनल पे आके कुछ भी कहें उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच बात यही है कि विपक्ष के सवालों को लेना होगा। स्थिति ठीक नहीं है, मिलजुल के चलने की बात है, तो मिलजुल के चलते हुए आपको दिखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। सीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। तो ये संजीव जी थे हमारे साथ, सीमा फैजी भी थी और साथ में हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद जी थे। और खेमचंद जी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइनों में कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके घर तक सिलेंडर पहुंचाएगी, आप बुकिंग कराइए। पेट्रोल और डीजल जैसे मिल रहे थे वैसे ही मिलते रहेंगे, पैसे ना उनकी कीमत बढ़ रही है ना ही कोई स्कार्सिटी है। लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर आप जमीन पर उतर कर देखें, बंगलोर, पुणे से लेकर झांसी तक पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि संकट है और पेट्रोल को जमा कर लें। इस पैनिक बाइंग इसी को कहते हैं। और पैनिक बाइंग के लिए सरकार भी जिम्मेवार है। अगर सरकार संसद में आकर कहती है कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, आपको संभल कर रहना है और वैसे ही आपको तैयार रहना है, तो लोग परेशान होते हैं। और कहा हो सकता है कि कुछ अफवाह भी हो, लेकिन सरकार का बयान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।